ऑलमोस्ट 40 मिलियन बच्चे जो है आगे 2040 तक ओवरवेट पाए जाएंगे। जो आउटडोर एक्टिविटीज़ एक समय पे हुआ करती थी वो काफ़ी चेंज हो रही हैं। बच्चों का जो स्लीप पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो रहा है। आज के खाने में शुगर की मात्रा बढ़ रही है। बच्चे से ज़्यादा यहाँ पेरेंट्स को इलाज की ज़रूरत है। लाइफस्टाइल को ग्लोरीफाई करके इतने महंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई हैं कि कॉमन पेरेंट के लिए पॉसिबल ही नहीं है। और मुझे स्क्रीन टाइम बढ़ने का सबसे कॉमन कारण जो समझ में आता है वो है न्यूक्लियर फैमिलीज़। आजकल के बच्चे ऐसा देखा जा रहा है कि पेरेंट्स से कम ओपन होते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर दबा के रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कई ऐसे सीरियस इश्यूज़ पर जो धीरे धीरे छोटे बच्चों के साथ बढ़ता जा रहा है। और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने के लिए आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी सर से, जो कि फाउंडर है महादेव हॉस्पिटल के और एक लीडिंग पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट है। उनके साथ आज थोड़ी रियल बातें करेंगे उनकी जर्नी के बारे में और कुछ ऐसे इश्यूज़ के बारे में जो शायद हम सब देखते हैं पर समझ नहीं पाते। रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की, जिसमें ये बताया गया है कि ऑलमोस्ट 40 मिलियन बच्चे जो है 2040 तक ओवरवेट पाए जाएंगे। तो इसमें आपका क्या सोचना है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, दिस इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ चेंज इन लाइफस्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ एक समय पे हुआ करती थी वो काफ़ी चेंज हो रही हैं। बच्चों का जो स्लीप पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो रहा है। आज से 40 साल पहले 7-8 बजे 9 बजे तक सब बच्चे सो जाया करते थे। तो हमारा जो डेवलपमेंट का पार्ट है ह्यूमन, उसका सिविलाइजेशन का या बाकी चीज़ों का, तो ये एक पैटर्न पे चलता है जो कि सनराइज़ और सनसेट के हिसाब से है। इसके हिसाब से हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस और सर्काडियन रिदम सेट होती है। जब हम एक्टिव होते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है। जब हम सोते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम जितना ज़्यादा देर एक्टिव रहेगा उतने देर तक हमारा ब्लड का शुगर लेवल हाई रहेगा। ओके, ठीक है। तो अगर आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है तो आप में ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकेंड थिंग इज़ द डाइटरी चेंजेस। आज से 40 साल पहले हम इतना प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते थे। वॉट वी यूज टू ईट वॉज अ नेचुरल फूड। आज के खाने में शुगर की मात्रा बढ़ रही है। रिफाइंड फ्लोर जैसे मैदा, इसकी मात्रा बढ़ रही है। और ऐसा कोई भी खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट एक्सेस होता है वो आपके ब्लड शुगर लेवल को इमीडिएटली हाई करता है। ओके, इसके साथ साथ इमीडिएटली इंसुलिन हाई होता है आपका, उसको कंट्रोल करने के लिए। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक हार्मोन मतलब जो हमारी बॉडी में ग्रोथ को या वेट गेन को बढ़ाता है। तो जैसे ही इंसुलिन बॉडी में एक्सेस होता है ये शुगर को सेल्स के अंदर लेने लगता है। जो बच्चे हाई शुगर डाइट लेते हैं या रिफाइंड फ्लोर लेते हैं उनमें ये इंसुलिन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। उसके बाद शुगर तो लो हो जाता है पर इंसुलिन का लेवल हाई बना रहता है। तो ये इंसुलिन फिर से एक ड्राइव भेजता है ब्रेन को कि मुझे फिर से ऐसी चीज़ खानी है। तो एक कॉमन बच्चा जो ज़्यादा प्रोटीन या फैट वाली डाइट ले रहा है और एक बच्चा जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट ले रहा है, तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने वाले बच्चे का फीडिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और चूंकि वो ओवर ईटिंग कर रहा है तो उसमें ओबेसिटी के इंसिडेंसेस ज़्यादा होंगे। सेकेंडली, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट बॉडी में अगर जाता है तो वो ट्राइग्लिसराइड में चेंज हो जाता है, फैट में चेंज हो जाता है और वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें पेरेंट्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है, पेरेंट्स का क्या रोल है इस पे? देखिए, फीडिंग हैबिट्स, कोई भी बच्चा पेट से कुछ सीख के नहीं आता। किसी ना किसी बच्चे को कुरकुरे या चिप्स या किसी भी ऐसी चीज़ का पैकेट कोई एडल्ट ही पकड़ाता है। जी। ठीक है, बच्चा जाके दुकान से नहीं खरीदता। तो गलतियां हमसे हो रही हैं। दूसरा, न्यूट्रिशन को लेके जो भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं न्यूट्रिशन को लेके, उस पर सोसाइटी में एक्सपर्ट्स के द्वारा एक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा एपिडेमिक हो जाएगा। हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट एंड व्हाट टू ईट। जैसे हम जूस पीने के लिए नहीं बने हैं। नेचर ने फ्रूट जूस नहीं बनाया है, नेचर ने फ्रूट बनाया है। ऑब्वियस। तो हमको फ्रूट खाना है। जी। क्योंकि जब आप एक रॉ फ्रूट खाते हैं तो डाइजेशन का एक प्रोसेस होता है जो शुगर के एब्जॉर्प्शन को या न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा स्लो करता है। लेकिन आप जब जूस पीते हैं तो फटाफट एब्जॉर्ब हो जाता है। तो न्यूट्रिशन के कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। व्हाट इज़ गुड फूड, व्हाट इज़ हेल्दी फूड, व्हाट इज़ नॉट अ गुड फूड, ये हमको समझना ज़रूरी है।
तो बट देखा ये जाता है कि अक्सर आजकल के पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं, हमारे घर में ही बच्चे हैं तो काफ़ी परेशान होते हैं कि पेरेंट्स अल्टीमेटली क्या होता है, ज़िद करते हैं बच्चे, उनको एक सबसे इजी वे आउट दिखता है कि वो कुरकुरे के एक पैकेट लेके दे देते हैं, आइसक्रीम दे देते हैं, बच्चे चुप हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब क्या उपाय है इसका? अब मुझे लगता है बच्चे से ज़्यादा यहाँ पेरेंट्स को इलाज की ज़रूरत है एग्जैक्टली है ना, कि वो समझे कि उनके बच्चे के लिए क्या अच्छा है। अगर आप एक एस्केप ढूंढेंगे तो कोई भी शॉर्ट टर्म प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है। पेरेंटिंग इज़ अ 24 आवर्स जॉब। पेरेंटिंग एक बहुत कठिन काम है, और आजकल जो टीवी पे जितने एड्स आते हैं, प्रमोशन होता है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, तो इससे हमको बच्चे को बचाना है। और इसके लिए एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि भाई नॉट मोर देन दिस। फॉर एग्जांपल 1 चीट डे इन अ वीक इज़ इनफ। तो आपको क्या लगता है कि मतलब गवर्नमेंट को इसमें कुछ इनिशिएटिव लेनी चाहिए? बिकॉज आपने जैसा बोला अभी कि टीवी एड्स हैं और बहुत सारे अलग अलग मीडियम है जिसमें से सीख रहे हैं, पेरेंट्स भी इवन मिसलीड हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपको इंडियन गवर्नमेंट को कुछ स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए इन टीवी एड्स के लिए, या कुछ बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए? चिल्ड्रन कॉपी ही हो, बच्चे आपको कॉपी करते हैं। वॉट एवर पेरेंट्स डू वो कॉपी करते हैं, वो फॉलो करते हैं। तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखें तो वो बच्चों के लिए प्रेरणा बन जाती है कि हाउ माई फादर लिव्स और हाउ माई मदर लिव्स। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड, न्यूट्रिशन का जो एजुकेशन में जिस तरह से न्यूट्रिशन को पढ़ाया जा रहा है उसमें चेंजेस की ज़रूरत है। कि हम आज की तारीख में ये पढ़ाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डाइट, पर हमको ये समझाना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में सही है। ये अगर उसको हम एक्सेस लेंगे तो क्या लॉसेस होंगे, क्या हार्म्स होंगे। क्योंकि जो आपके हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं या जो भी ब्लड वेसल्स हैं, इसमें फ़ैट डिपॉजिशन अर्ली चाइल्डहुड से चालू हो जाता है। ओके है ना। अगर आपकी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा है तो आपकी कोरोनरी आर्टरीज़ में फ़ैट डिपॉजिशन अर्ली चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ को राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड बच्चों को समझाना है, पेरेंट्स को भी समझाना है। कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन के कारण, करेक्ट एजुकेशन के कारण हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? मतलब अगर कोई बच्चा ओबीज है या हेल्दी है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई स्टैंडर्ड्स है, क्या है मतलब देखिए, इसके बारे में? BMI वी यूजुअली यूज़ इट, बट बट बीएमआई इज अ वेरी कॉमन थिंग, फॉर मतलब वो पेरेंट्स बहुत सबसे सिंपल तरीका है कि वॉट एवर द एज ऑफ चाइल्ड, हम्म मल्टीप्लाई इट बाई 3 ओके after 5 years. Say if child is 5 years age, his weight should be 15. हम्म If child is 6 years of age, his weight should be 18. So एज इंटू 3 का फॉर्मूला आप अप्लाई करिए, और अगर उससे 1-2 किलो ऊपर है तो दैट इज़ फाइन, बट इफ इट इज़ मोर देन 5 kg 7 kg इट इज़ डेंजरस, एंड यू कैन वेरी इजीली सी अ चाइल्ड हु इज़ ओबीस। इट्स क्वाइट ऑब्वियस टू योर आइज। जब हम छोटे थे तो ऐसा कोई बच्चा नहीं था जिसकी रिप केज ना दिखती हो, बिकॉज वी बिल्कुल। यूज टू प्ले फॉर आवर्स। हम 4-4 5-5 घंटे खेलते थे, हमारे पास मैदान थे। आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको सब चीज़ें डिज़ाइन करके दे दी जाती हैं। आप एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो आपको जिम डिज़ाइन करके दे दिया। आज आपको जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो सारी ऐसी है कि आपका उसमें खर्चा बहुत है। अगर आप बैडमिंटन खेलना चाहते हैं तो आपका खर्चा बहुत है, आप टेनिस खेलना चाहते हैं तो आपका खर्चा बहुत है। लाइफस्टाइल को ग्लोरीफाई करके इतने महंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई हैं कि कॉमन पेरेंट के लिए पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल साइकिलिंग या रनिंग बहुत होता है। तो प्ले ग्राउंड शुड बी प्रमोटेड एंड प्ले ग्राउंड आवर्स शुड बी फिक्स्ड। इतना तो जाना ही है, दैट नीड्स टू बी टोल्ड, बिकॉज nobody cares what your marks are in class 5 और class 7th। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की आदत डालना राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको अगर मैं बात करूँ सेम रिपोर्ट की जो मैंने अभी मेंशन की थी, तो उसमें मैंने ये भी पढ़ा कि अर्बन और रूरल में काफ़ी कुछ डिफरेंसेस है ओबिसिटी को लेकर के। तो ये किस वजह से है, मतलब ये क्यों है ऐसा, अर्बन और रूरल में इतना डिफरेंस क्यों है? क्या रूरल में ज़्यादा एक्टिविटी ज़्यादा होती है, फिजिकल एक्टिविटी बच्चों में ज़्यादा होती है, ऑप्शंस कम होते हैं, और अर्बन में ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं बच्चों के पास, टीवी, मोबाइल, प्रोसेस फूड? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले तो ये है कि गांव में आपको खेलने के लिए बहुत जगह मिल जाती है।
एंड विलेज पीपल आर स्टिल कनेक्टेड टू देयर रूट्स, ऑब्वियसली। है ना। मतलब हम एक वो हमारा जो कल्चर है वो उस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। शहरों में आज हम एक फ्रेम्ड लाइफस्टाइल में हैं। आपका एक कॉलोनी होती है, उसमें सोसाइटी होती है, और एक फ्रेम्ड लाइफस्टाइल है। सेकेंड थिंग, इजी एक्सेस। अगर आप सोशल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड देखेंगे तो शहर में पैसा ज़्यादा है, गांव में कम है। गांव का आदमी 800 रुपये का पिज़्ज़ा नहीं खाएगा, लेकिन शहर का बच्चा 800 रुपये का पिज़्ज़ा खा सकता है। तो फाइनेंशियल रीजंस एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और uh, कहीं पे जो पेरेंट्स का एजुकेशन लेवल है न्यूट्रिशन को लेके वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। उसको करेक्ट करना ज़रूरी है। कोई एक ऐसा आप कुछ एक ऐसा सिंपल सा एक बताना चाहेंगे जो कि पेरेंट्स को मतलब चेंज करना चाहिए अपने लाइफस्टाइल में या अपने डेली रूटीन में, कोई भी एक चीज़? वॉक एज मच एज यू कैन। हम्म। मतलब अगर आपको 1 किलोमीटर दूर कोई शॉप है तो आप चले जाइए पैदल, ज़्यादा अच्छा है। ट्राई टू अवॉइड लिफ्ट्स। अगर 1 मंजिल या 2 मंजिल ही चढ़ना है तो आप लिफ्ट्स अवॉइड करिए। इट्स इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू मूव फॉर हेल्थ। ऑब्वियसली। आप जैसा भी हो सकता है आप मूवमेंट करिए, आप जितना चलेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। आप साइकिलिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। स्विमिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जो जस्ट कीप वॉकिंग एंड एट अ ब्रिस्क पेस, नॉट अ स्लो वॉकर बट एट अ ब्रिस्क पेस। तो इसमें स्क्रीन टाइम का क्या इन्वॉल्वमेंट है सर? अगर मैं, क्योंकि बहुत ही हॉट टॉपिक है आज के समय में कि स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ गया है, सारे एक्सपर्ट्स यही बोलते हैं। प्रोसेस फूड के बारे में तो हमने बात की ऑब्वियसली, बट स्क्रीन टाइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, आई थिंक। स्क्रीन टाइम अब उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों हैं। मीन्स आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के सामने बैठे हैं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। क्योंकि जैसा आपने बताया कि पेरेंट्स को चेंज करना चाहिए लाइफस्टाइल सारी चीज़ों को, लेकिन बट ये तो एक ऐसा है कि अनअवॉइडेबल चीज़ें हैं कि आप हाँ। मोबाइल यूज़ करना बंद नहीं कर सकते, लैपटॉप यूज़ करना बंद नहीं कर सकते। बच्चे वही देख रहे हैं, वही सीख रहे हैं। और कई बार पेरेंट्स ऐसा होता है कि बच्चों को चुप कराने के लिए भी मोबाइल दे देते हैं कि ठीक है आप देखो, कार्टून है और बाकी दिस सारी इज़ वेरी चीज़ें। कॉमन एंड स्पेशली एट द टाइम ऑफ फीडिंग। खाना खिलाने के समय बच्चों को मोबाइल पकड़ाना बहुत कॉमन है मदर्स के लिए, क्योंकि बच्चा एक जगह बैठ जाता है। हम्म। आप उसके हाथ से मोबाइल हटा दीजिए तो भागेगा। अगर उसको आप भाग भाग के खाना खिला रहे हैं तो आपकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको भी दौड़ना है। लेकिन आप अगर बैठ गए हैं तो अ, बच्चे को एक जगह बैठाने के लिए मोबाइल बहुत ईजी है। बट मोबाइल के साथ प्रॉब्लम ये है, या टीवी के साथ प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ वन वे कम्युनिकेशन। यू कैन नॉट टॉक टू मोबाइल। आप उससे बात नहीं कर सकते। उसने जो इन्फॉर्मेशन दे दी आपको चुपचाप एक्सेप्ट करनी है, आप उससे आर्ग्यू नहीं कर सकते। इससे क्या होता है कि जो आपका लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, खासकर जो हम बोलते हैं, ये डिले हो जाता है। ओके। सेकेंडली, आप अ, एक आभासी दुनिया में रहते हैं, रियल वर्ल्ड से आप डिस्कनेक्ट होते हैं। और मुझे स्क्रीन टाइम बढ़ने का सबसे कॉमन कारण जो समझ में आता है वो है न्यूक्लियर फैमिलीज़। एग्जैक्टली। न्यूक्लियर फैमिली बहुत बड़ा न्यूक्लियर रोल। फैमिलीज इज़ द बिगेस्ट रीज़न। देखिए, गांव में जॉइंट फैमिली या पुराने समय में जॉइंट फैमिलीज होती थी तो हम ऑटिज़म हमारे देश में था ही नहीं। बिल्कुल। वी डिडंट सॉ एनी केसेस ऑफ ऑटिज़म दैट टाइम। ये अब नए समय की प्रॉब्लम है। हम्म। दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, बच्चे को घर पे छोड़ के जाना है, मेड के भरोसे छोड़ के जाना है, कभी कभी अकेले छोड़ के जाना है। तो बच्चा जितना आइसोलेट होगा उतना उसका डेवलपमेंट इफेक्ट होगा। सोशलाइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो अगर आपको स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है तो आप बच्चे को स्कूल, प्ले स्कूल्स में भेजिए, और जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी सोसाइटी में, वहाँ बच्चों के लिए स्पेशली ऐसा एक एरिया डेवलप किया जाए जहाँ सारे बच्चे एक पर्टिकुलर टाइम पे इंटरेक्ट करें। तो आपके हिसाब से क्या एज होनी चाहिए एक बच्चे को प्ले स्कूल भेजने के लिए? जैसे आपने बोला कि सोशलाइजेशन का, बट अभी पेरेंट्स क्या है कि 2.5-3 साल तक बच्चों को उतना एक्सपोजर नहीं देते बाहर की दुनिया का। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या एक स्टैंडर्ड एज होनी चाहिए जिससे कि वो एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल? एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके। क्योंकि घर में देखिए 10-15 लोग रहते थे तो बच्चा 10-15 लोगों के बीच घूमता था, कोई ना कोई इसके साथ खेल रहा होता था, कोई ना कोई इसके साथ बात कर रहा होता था। तो आप देखेंगे पहले के बच्चों में टेंट्रम्स, ज़िद्दीपना, ये चीज़ें कम थी, सोशलाइजेशन बेटर था। अभी आप देखेंगे सिंगल चाइल्ड के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टेंट्रम्स की। हम्म। और अगर आपको
इंटरेक्ट करने के लिए कोई नहीं मिलेगा तो आप इरिटेटेड हो ही जाएंगे, आप डिप्रेस्ड हो ही जाएंगे। बट ये बहुत कॉमन होते जा रहा है, जैसे अपने सिंगल चाइल्ड मेंशन किया, तो ये फैमिलीज़ में भी बहुत कॉमन हो रहा है कि लोग ऑप्ट कर रहे हैं सिंगल चाइल्ड के लिए। यस। लोग दो से ज़्यादा बच्चे या एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करना नहीं चाह रहे हैं। तो ये सोसाइटी का एक बहुत ही आई थिंक ड्रास्टिक चेंज लेके आ रहा है। डेमोग्राफिक भी चेंजेस यस हो यस रही है यस। एंड मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट में भी चेंजेस आ रही है इसकी वजह से, जो आपने मेंशन किया अभी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, देखिए, मतलब ये। मुझे ऐसा लगता है कि अ चाइल्ड इज़ फ्यूचर ऑफ द कंट्री, हम्म। एंड व्हाट आई हैव सीन इज़ कि आज की तारीख में प्ले ग्राउंड से ज़्यादा दूसरी एमिनिटीज़ पे फोकस लोगों का ज़्यादा जा रहा है। तो हर एज ग्रुप के हिसाब से हर सोसाइटी में प्ले एरिया होना चाहिए। हम्म। इफ़ देयर इज स्मॉल किड्स हैं, छोटे बच्चे हैं, तो इंडोर प्लेइंग एरिया आप उनको दीजिए, छोटे छोटे गेम्स दीजिए, स्पेसिफिकली कलर कोडेड गेम्स दीजिए जिससे इंटरेक्शन बढ़े। मोटर और स्किल्स पेरेंट्स को खुद ये समझना पड़ेगा कि ये 4 से 6 का समय मुझे शाम को अपने बच्चे को इस जगह पे लेके जाना है, हम्म। और आप भी जाइए, आपका भी इंटरेक्शन होगा। तो तो पेरेंट्स को भी सोशलाइज करना चाहिए और सोशलाइजेशन इज़ द हाँ। बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। हम्म। क्योंकि अभी बच्चों में ये भी देखा जा रहा है कि आई थिंक वो अर्ली एज में बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी को हाँ। गेन कर रहे हैं, बिकॉज हो सकता है कि मोबाइल में ऐसे कंटेंट वो देख रहे हो कुछ। अभी तो बहुत सारे पेरेंटल कंट्रोल आ गए, बट देन टू अभी इंस्टाग्राम है, बाकी सारी चीज़ों का एक्सेस है उसमें, जो कि पेरेंटल कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो आई थिंक कि बच्चों में बहुत अर्ली एज मेच्योरिटी आ रही है, प्यूबर्टी के भी चांसेस आई थिंक अर्ली एज में होने लगते हैं बच्चों को। तो ये भी एक बड़ा सोसाइटी के लिए डेंजरस मार्क है आई थिंक। अ, देखिए क्या है, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है इस पे। आज से 30 साल 40 साल पहले मतलब ये सिचुएशन नहीं थी। अभी एक्सेस है फूड आपके पास। देर वॉज अ टाइम व्हेन देर वॉज नो फूड, या देर वॉज स्कार्सिटी ऑफ फूड, और द क्वालिटी ऑफ फूड वॉज नॉट गुड। मीन्स आज से अगर हम 15-20 साल पहले की बात देखें तो ज़्यादातर फैमिलीज़ में रात में दाल नहीं बनती थी, हम्म। लोग रोटी सब्जी खा के सो जाते थे। पर आज की तारीख में आप अगर खाना खाने बैठेंगे तो यह है वैरायटी ऑफ फूड। तो फूड अच्छा और न्यूट्रिशन अच्छा होने से भी ये चीज़ें आती हैं। सेकेंड थिंग, अब इंफॉर्मेशन के एक्सपोजर को आप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, अब उसके हिसाब से जीना है। तो एक्चुअली हम इवोल्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम हर जनरेशन को अपनी जनरेशन से कंपेयर करके एसेस करते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। हम्म। अगर मैं अपनी जनरेशन के हिसाब से आज की जनरेशन को देखूंगा तो मुझे गलत लगेगी। मेरे पेरेंट्स अगर अपनी जनरेशन के हिसाब से मुझे एसेस करेंगे तो शायद मैं गलत लगूंगा। तो एब्सोल्युटली। समय के हिसाब से लाइफस्टाइल और सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो कुछ चीज़ों को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ओके। खुद क्या आपके पास कोई ऐसे केसेस आते होंगे, बिकॉज आप रोज डील करते हैं इस सब चीज़ों से, तो कोई ऐसे केस जिसके बारे में आप मेंशन करना चाहें हमारे व्यूअर्स को, जिससे कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में। अ, मेरे पास एक बच्चा आया था कुछ समय पहले। तो न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल चाइल्ड। ओके। तो द चाइल्ड वॉज डेवलपिंग नॉर्मल एज पर द हिज मदर। पर एक बार उस बच्चे की माँ को गार्डन में एक सांप दिख गया। उसके बाद उस माँ ने अपने डर में उस बच्चे को काफ़ी समय तक एक कमरे में आइसोलेटेड रखा, हम्म। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट बेबी डेवलप्ड ऑटिज्म। तो हाफ एजुकेशन, ओवर प्रोटेक्शन, ये कई बार हमको ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। एग्जैक्टली, ओवर प्रोटेक्शन आई थिंक अभी एक बहुत ही बड़ा पेरेंट्स के अंदर है कि भाई मुझे बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना है, कहीं बाहर नहीं जाने देना है। हो सकता है सोसाइटी में अभी इतने सारे चीज़ें इश्यूज आ गई, क्राइम्स हो रहे हैं, इस वजह से भी बच्चे कई बार बाहर जाने से पहले डरते हैं पेरेंट्स। तो एक ये है कि प्रोटेक्शन वाला पॉइंट जो है, मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें भी कि। देखिए, जो सोर्स ऑफ नॉलेज है उसका ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। फॉर एग्जांपल, आज से पहले जब हम पढ़ाई करते थे तो हम बुक से पढ़ते थे, हम्म। और बुक्स, उस बुक का जो राइटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था। जैसे हम इंग्लिश पढ़े हैं तो रेन एंड मार्टिन की ग्रामर पढ़े हैं। रेन एंड मार्टिन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। ठीक है। अगर हम जैसे मेडिकल साइंस की ही बुक पढ़ लें, हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो रॉबिन्स इज़ अ स्टैंडर्ड बुक ऑफ पैथोलॉजी। हम ऑथर को देख के बुक को पढ़ते थे, ऑथर से ऑथेंटिसिटी आती थी कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। आज आप व्हाट्सएप और फेसबुक पे आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, एंड यू डोंट नो
कि ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है, तो उस इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी नहीं है, ये करेक्ट है कि नहीं है। पर आज की तारीख में आदमी को इंटरनेट पे जो भी चीज़ दिखती है उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेता है। जैसे बीच में कुछ चीज़ें थी कि कोई पेड़ जो है वो ऑक्सीजन ही छोड़ता है, पॉसिबल नहीं है, या किसी पर्टिकुलर चीज़ को जलाने से ऑक्सीजन निकलती है, ये केमिस्ट्री में पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर कार्बन जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलेगा। एग्जैक्टली। तो लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स का जो मतलब ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर इंफॉर्मेशन को बिना चेक किए एक्सेप्ट मत करिए। एंड व्हेन देयर इज अ कंफ्यूजन, टॉक टू एन एक्सपर्ट। A doctor is taking a certain amount of fees for giving his consultancy. An advocate is taking certain amount of consultancy. तो वो आपको authentic information देने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। तो जब कोई ऐसी जगह पे बैठा आदमी आपको सलाह दे रहा है तो आप उसको फॉलो करिए, ना कि ऐसे सोर्सेस को। और अगर कंफ्यूजन है तो डिस्कस इट। यस। तो फर्स्ट 5 इयर्स कितना क्रूशल होता है एक बच्चे के डेवलपमेंट में? बहुत ज़्यादा। इस समय जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के, वो सारे डेवलप हो रहे होते हैं और ट्रैक्ट्स बन रहे होते हैं। तो फर्स्ट 5 इयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। और इस समय न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, स्लीप पैटर्न का बहुत बड़ा रोल है, सोशलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो फर्स्ट 5 इयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी नींव पड़ रही है, आप दीवारें बदल सकते हैं, छत बदल सकते हैं, पर आप नींव नहीं बदल सकते किसी भी बिल्डिंग की। तो फर्स्ट 5 इयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि आपने डिस्कस अभी किया था कि हमें बच्चे आजकल लेट बोलना स्टार्ट करते हैं, या लेट माइलस्टोन एक नॉर्मल होता जा रहा है बच्चों के बीच में। पेरेंट्स को लगता है कि यही नॉर्मल है। ये तो उम्र होती है बेसिकली 3 साल 4 साल में बच्चा बोलना सीख रहा है, तो ये नॉर्मल लगने लगा। जबकि पहले के बच्चे 1.5 साल में कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें बोलना स्टार्ट कर देते, पापा मम्मी एटलीस्ट वो तो बोलना स्टार्ट कर ही देते थे। बट अभी ये सारी चीज़ें लेट हो रही है काफ़ी, और लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। देखिए, इट इज़ नॉट न्यू नॉर्मल हो गया एक तरीके का सोसाइटी का। एक्चुअली ये लाइफस्टाइल की चेंजेस के साथ डेवलपमेंट में चेंजेस हैं। जब आप जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बच्चा कभी खाली नहीं रहता था। दादा दादी बुआ फूफा चाची, मतलब सम और द अदर पर्सन was interacting with the child. Right now, usually both the parents are working, so they don't get time to interact with the child as much it used to be in the early days. तो बच्चे के डेवलपमेंट में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट टीचर इज़ मदर। पहले का टीचर 12 घंटा देता था, आज का टीचर 2 से 3 घंटा दे पा रहा है। जब क्लासेस छोटी होंगी तो एजुकेशन भी कम हो जाएगा ऑब्वियसली। तो पेरेंटिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब, और गवर्नमेंट आपको आज की तारीख में काफ़ी लंबी मैटरनिटी लीव दे रही है, इस चीज़ को समझते हुए कि हाउ मच अ चाइल्ड नीड्स हिज मदर। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पेरेंटिंग के बारे में। पेरेंटिंग एंड कम्युनिकेशन, बेसिकली कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए बच्चों का पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स का बच्चों के साथ। आजकल के बच्चे ऐसा देखा जा रहा है कि पेरेंट्स से कम ओपन होते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर दबा के रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। नॉट एग्जैक्टली कि छोटे बच्चे, बट एक मिड एज में भी आ गए या टीन एज में भी आ करके। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? अगेन सेम थिंग, टाइम। आप कुछ जितना पैटर्न है इसमें, कुछ पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया जो कि? देखिए, हर एज का एक इंटरेक्शन का वो होता है, फेज़ होता है। चाइल्डहुड का अलग होता है, फिर एडल्टहुड का अलग होता है। तो उस हिसाब से आपका जो इंटरेक्टिंग ग्रुप है वो चेंज होता है। ठीक है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ अ क्वालिटी टाइम ऑफ किड्स विद द पेरेंट्स। बच्चों के साथ माँ बाप का एक क्वालिटी टाइम 2 घंटा 3 घंटा वॉट एवर वो होना चाहिए, एंड दैट शुड बी प्लेफुल। मीन्स ओवर प्रेशराइज, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ पे प्रेशर डालना, चाहे पढ़ाई के लिए हो, होमवर्क के लिए हो, किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जिसकी बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे को आप जितना ज़्यादा प्रेशर में डालेंगे, परफॉर्मेंस प्रेशर, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस? हम हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन करते हैं? रिजल्ट माइनस एक्सपेक्टेशन। रिजल्ट माइनस एक्सपेक्टेशन। अगर एक बच्चे के 95% मार्क्स आए हैं
और एक्सपेक्टेशन 98 की थी, तो हैप्पीनेस इंडेक्स इज -3। लेकिन एक बच्चे के 90% मार्क्स आए और उसकी एक्सपेक्टेशन थी जो भी आए ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो हैप्पीनेस इंडेक्स इज प्लस। बट ये अपोजिट देखा जाता है सोसाइटीज़ में, ये बिल्कुल उल्टा चलता है कि अभी जो बच्चा कम मार्क्स ला रहा है उसके लिए बिल्कुल प्रेशर अलग हो जाता है पेरेंट्स का, पढ़ो, यही मैं स्ट्रिक्ट हो समझाना जाते चाह हैं। रहा हूँ, यस। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, टू बिकम अ लर्नेड पर्सन इज़ अ डिफरेंट थिंग, हैविंग अ डिग्री इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो सब चीज़ों में बहुत अंतर है। हम्म। हर चीज़, हर काम को करने का एक समय है। मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई 6वीं क्लास में नहीं करनी थी। तो जब जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है तब वो इम्पॉर्टेंट है। कैरियर ओरिएंटेड 12th 11th 12th के बाद होना समझ में आता है, बट एक 6वीं के बच्चे को आप 8-8 घंटे फंसा के रखें पढ़ाई में, ये समझ से बाहर है। बट ये जैसे अभी कॉमनली देखा जा रहा है कि अभी अभी वही आपने जैसे बताया कि इन्फॉर्मेशन की बात है, पेरेंट्स खुद वो इंस्टाग्राम देख रहे हैं, इंस्टाग्राम से इन्फॉर्मेशन अब्जॉर्व कर रहे हैं। कई डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कई ऐसे ही बोलते हैं कि फ्रेंडली होना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मतलब क्या बैलेंस होता है, परफेक्ट बैलेंस? एक छोटे बच्चे को अगर चीज़ें समझानी है, राइट टाइम पे उसको ब्रेन डेवलपमेंट में उसके हेल्प करना है, तो क्या होना चाहिए इट्स अ मिक्सचर बैलेंस? ऑफ एवरीथिंग। हम्म। कोई किसी एक चीज़ का कोई थंब रूल नहीं होता है। हम्म। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। बस मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर बच्चे को समय दे के समझाएंगे तो वो समझता है। एंड आपको यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल सेट करेंगे तो बच्चा फॉलो करेगा। दे कॉपी यू, वो आपको कॉपी करते हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो उसको कॉपी करेंगे। तो बच्चों के सामने बिहेव करने से पहले आप थोड़ा सा चीज़ों को देखें। एंड पेरेंट्स शुड रेस्पेक्ट ईच अदर इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। एग्जैक्टली, मतलब अभी फैमिलीज़ में कई जगह पे देखा जाता है कि पेरेंट्स आपस में लड़ाई कर रहे यस, हैं और पेरेंट्स यस, झगड़ रहे हैं, यस, बाहर वालों के साथ उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा यस, रूड यस, है। यस, तो सारी चीज़ें बच्चे भी देखते हैं, वो यस, यस, सीखते हैं। यस। ये पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो, पेरेंट्स से बच्चे में फ्लो करेगी। हम्म। अगर मेरी वाइफ बच्चे को बोल रही है ये नहीं करना है और मैं चुप हूँ, तो बच्चों की समझ में आता है नहीं करना है। अगर मैं वाइफ से आर्ग्यू करने लगूँ नहीं ऐसा क्यों, तो बच्चे को एक पॉइंट मिलता है कि हाँ, यहाँ तो रेबल किया जा सकता है। एग्जैक्ट। तो कहीं कहीं पे बच्चों के सामने पेरेंट्स का एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना ये सिखाता है कि आपको सबकी रेस्पेक्ट करनी है। हम्म। मैं शुरू से कह रहा हूँ बच्चे कॉपी हो, तो आपका जो बिहेवियर पैटर्न है बच्चे उसको कॉपी करेंगे ही करेंगे। तो बच्चे जैसे रेबेलियस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर, या जिद करने लगते हैं, तो उसका क्या मतलब किस तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता है? देखिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम्म। सबसे पहले आप देखिए, जैसे किसी का बिहेवियर है तो इट्स लाइक फीवर। किसी का रूड बिहेवियर है तो जैसे बुखार है, तो बुखार है उसके लिए हम पैरासीटामॉल दे सकते हैं। बट एज लॉन्ग एज वी डोंट गो इन टू द रूट ऑफ दैट कॉज कि ये टाइफाइड के कारण है, मलेरिया के कारण है, टीबी के कारण है, उसको परमानेंटली ठीक नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे के बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमको सर्च करना बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉइंट होता है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है। हम्म। सर्टेन केसेस में कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स फैमिली में रन करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेनी भी ज़रूरी होती है। तो आप एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके पास रोज़ केसेस आते होंगे, तो किस तरह के केसेस ज़्यादा आपके पास आते हैं जो बच्चों में आजकल देखा जा रहा है? आज की तारीख में अभी हम जो देख रहे हैं, एलर्जी का पैटर्न बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि अलग अलग किस्म की चीज़ों से बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं। एलर्जिक राइनाइटिस हुआ या एक्जिमा हुआ या एटॉपिक डर्मेटाइटिस हुआ, ये काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। हम्म। और इन्फेक्शियस डिजीज़ से अब हम एक ऑटो इम्यून और इस तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन के कारण इन्फेक्शियस डिजीज़ तो ऑलमोस्ट गॉन है। प्रीडोमिनेंट इन्फेक्शन हम वायरल ही देख रहे हैं, पर अब लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ जो हैं और ज़्यादा। ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं, ये ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो क्या जब बच्चा मतलब जब बर्थ से पहले भी ये चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, कई सारी चीज़ें, जो अगर कुछ पेरेंट्स उस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं या पेरेंट्स कुछ एक्सेसिव चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो अनहेल्दी डाइट हो या अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो उनका, ठीक है, तो उससे भी चीज़ें डिफ़र करती है बच्चों पे? ऑब्वियसली, देखिए, आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं,
अब आप सीमेंट किस क्वालिटी का ले रहे हैं, आपकी ब्रिक किस क्वालिटी की है, आपकी रेत किस क्वालिटी की, उस हिसाब से आपकी बिल्डिंग बनेगी। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो दिक्कत है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, लाइफस्टाइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सर्काडियन रिदम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हार्मोनल साइकिल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिप्रोडक्टिव एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज की तारीख में इनफर्टिलिटी के इंसिडेंसेस बहुत हाई हो रहे हैं क्योंकि मैरिजेस लेट हो रही हैं। एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी मैरिजेस में लोग इंटरेस्ट जो है अर्ली एज में ख़त्म होते जा रहा है। अब वो लोग सोचते ही 30s के बाद है कि चलो हाँ, अब एक्चुअली क्या ट्राई। है, एक समय के बाद बॉडी में मैच्योरिटी आने लगती है, हम्म। तो हर चीज़ एक पीक पॉइंट पे काम करती है। रिप्रोडक्शन का जो एज है उसको क्रॉस करने के बाद अगर आप उधर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। सेकेंड थिंग, आपको जेनेटिक इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। हम्म। जितनी ज़्यादा एज पे आपके बच्चे होंगे उनको उतनी ज़्यादा जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने की चांसेस हैं। तो स्पेसिफिकली लड़कियों को इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को पैरेलल चलाना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो आप महादेव हॉस्पिटल जैसे आपने स्टार्ट किया तो क्या एग्जैक्टली आपने गैप फिल करने की कोशिश करी, मतलब आपकी विजन क्या था महादेव हॉस्पिटल के पीछे? व्हाट वी स्टार्टेड विथ, जब हमने महादेव हॉस्पिटल शुरू किया तो हम एक छत के नीचे बहुत सारी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, देखिए आज की तारीख में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी ट्रीटमेंट के पार्ट पे होती है डायग्नोसिस। अगर आपका डायग्नोसिस करेक्ट है तो ही आप पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे। अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हम्म। अ, अगर हम किसी मरीज़ की बीमारी को एक गाड़ी समझ लें, है ना, कि दैट डिजीज़ इज़ अ कार, मैं उसका ड्राइवर हूँ एज अ डॉक्टर, तो इन्वेस्टिगेशंस हेडलाइट होती हैं। अगर रात में गाड़ी चलानी है और आपके पास हेडलाइट नहीं है तो आपका एक्सीडेंट होगा। आपको जितना ज़्यादा डायग्नोस्टिक्स का सपोर्ट मिलेगा इन्वेस्टिगेशन बेस्ड, हम्म। उतनी ज़्यादा अच्छी केयर आप पेशेंट की कर सकते हैं। टाइम इज़ चेंजिंग, अब समय बदल रहा है। देयर वॉज अ टाइम जब हम क्लिनिकली पेशेंट को एसेस करने में काफ़ी समय देते थे, क्लिनिकल प्रैक्टिस थी, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स का या डायग्नोस्टिक्स का बैकअप उतना ज़्यादा नहीं था। सेकेंड थिंग, अब डायग्नोस्टिक्स की कॉस्ट भी कम होती जा रही है। जो टेस्ट पहले काफ़ी महंगे होते थे, इक्विपमेंट्स काफ़ी महंगे होते थे, अब वो सस्ते होते जा रहे हैं। तो डायग्नोस्टिक्स का बैकअप जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। तो हमारा हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट यही है कि हम एक क्लिनिकल कंडीशन के रूट कॉज पे जाने की कोशिश करें, ना कि उसको सुपरफिशियली ट्रीट करें। ओके। जैसे बीच में एक पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हुई थी, तो उसको हिस्टेक्टमी हुआ था। हिस्टेक्टमी होने के बाद उसका जो इंसिजन साइट था वो हील नहीं हो रहा था। दैट पेशेंट केम बैक तो उसको क्लॉट्स आ रहे थे। अब वुंड वॉज ओके बट क्लॉट्स आ रहे थे। अब उसको इनिशियली जब ट्रीट करने की कोशिश की गई तो ऐसा लगा कि इसको प्रॉपर ड्रेसिंग करें और बाकी चीज़ें करें। बट जब हम उसको समझने की कोशिश किए तो हमको समझ में आया कि इस पेशेंट का ब्लीडिंग प्रोफाइल गड़बड़ है, जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं वो गड़बड़ हो रहे हैं। और जब उसमें और इन डेप्थ गए तो हमको पता चला कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, और उस ऑटो इम्यून कंडीशन के कारण उसका वुंड हील नहीं हो रहा है। ओके। तो जब तक आपको डायग्नोस्टिक बैकअप नहीं होगा आप ऐसी कंडीशंस को डायग्नोज करके ट्रीट नहीं कर सकते। और जब तक आप ऐसी चीज़ों को फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उसमें एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। आप किस तरह के केसेस कितनी बार देख रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी कोशिश है कि अच्छे डायग्नोस्टिक बैकअप के साथ हम पेशेंट की डायग्नोसिस बनाएं और उसको सही तरीके से ट्रीट कर सकें। तो जैसे बिलासपुर में देखा जाता है, बिलासपुर में अभी 10 साल पहले की आप बात ले लें तो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थी या लोगों को बाहर जाना पड़ता था। आज भी कई सारे मेरे फ्रेंड्स को मैं सुनता हूँ कि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, कुछ एक दो नामी हॉस्पिटल से नाम लेकर और वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि ट्रीटमेंट अच्छी नहीं है या फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है या टेस्ट अच्छे नहीं है। कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं। तो क्या उन गैप्स को भी हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अप्रोच के थ्रू या हमने साथ? काफ़ी हद तक उसको फिल कर लिया है। ठीक है, सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे करके काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। जब मैं स्कूल में था मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था और उस समय डायलिसिस नहीं होने के कारण उसको नहीं बचाया जा सका था। इवन रायपुर में अवेलेबल नहीं था। दे वर शिफ्टिंग हिम टू नागपुर एंड ही डाइड। आज सिर्फ बिलासपुर में आप डायलिसिस मशीन नहीं गिन सकते कितनी है।
आज आप ये नहीं गिन सकते कि बिलासपुर में कितने वेंटिलेटर है। देयर वाज अ टाइम जब लोगों को लगता था कि अरे वेंटिलेटर में गया तो नहीं ठीक होगा, पर अब रिजल्ट्स हैं। हम्म। एबीजी मशीन्स बहुत रेयर थी, पहले क्लिनिकल बेसिस पे वेंटिलेट करते थे काफ़ी लोग। अब हम हर 4 से 6 घंटे में एबीजी मशीन से एबीजी रीडिंग लेके हम पेशेंट की वेंटिलेटरी सेटिंग्स करेक्ट करते हैं। तो अप्रोच काफ़ी चेंज हो गया है, ओके। रिजल्ट्स इम्प्रूव हो गए हैं। ट्रस्ट का इशू और चॉइस एक अलग बात है, उस पर नहीं कहा जा सकता। हम्म। लेकिन बिलासपुर में हेल्थ फैसिलिटीज़ में कोई कमी हो या डॉक्टर्स की एफिशिएंसी में कमी हो, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। पर्याप्त एफिशिएंट डॉक्टर है, तभी आप हम हेल्दी बैठे हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि अगले 5-10 सालों में हम लोग बिलासपुर को कहाँ देख सकते हैं? मतलब अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ, देखिए, दो क्या चीज़ें हमारे मतलब क्या बाहर जैसे हम अभी अप्रोच कर रहे हैं, क्या बाहर वाले लोग हमारे बिलासपुर को अप्रोच करेंगे ट्रीटमेंट को लेकर कर के? रहे हैं लोग अप्रोच। हम्म। देखिए, लोगों को ऐसा लगता है, जो माइंडसेट है कॉमन आदमी का, कि भाई हम्म। कोई डॉक्टर अगर दिल्ली में बैठा है तो बहुत होशियार है। बट आपको मैं बता दूं, जितने भी सुपर स्पेशलिस्ट हैं या अच्छे डॉक्टर हैं, वो सब बाहर से पढ़ के आपके शहर में आए हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन पर्सपेक्टिव है लोगों का कि भाई बाहर जाना ऑब्वियसली, है, दिल्ली बहुत अच्छा हो ऑब्वियसली। सकता है, बॉम्बे अब एक बहुत कार्डियोलॉजिस्ट है आपके शहर में बैठा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कम है कहीं से। वो एम्स से हो सकता है पढ़ के आया हो। एग्जैक्टली। तो आपके पास जो अवेलेबल है, आप उसको यूज़ करिए। हम्म। देखिए, 80% प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेकेंडरी लेवल की हैं। जो सोसाइटी में 80% हेल्थ इश्यूज हैं वो सेकेंडरी लेवल के हैं। हर्निया है, हाइड्रोसील है, अपेंडिसाइटिस हो गया है, मलेरिया है, डेंगू है। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिसके लिए हमको बहुत दूर जाना दूर पड़े। जाना इवन पड़ेगा। एंजियोप्लास्टी है या बाईपास सर्जरीज़ हैं, वेस्कुलर सर्जरीज़ हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, स्पाइन सर्जरीज़ है, न्यूरो सर्जरीज़ है, क्या नहीं हो रहा है? वी आर डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हाँ, कुछ हाई एंड चीज़ें होती हैं जिसके लिए महंगे इक्विपमेंट्स लगते हैं, और एक उस सिस्टम को रन करने के लिए पेशेंट का लोड लगता है कि भाई इतना पेशेंट होने से ये मशीन की वायबिलिटी है। हम्म। तो ऐसी कुछ चीज़ें बड़े सेंटर्स पे ही पॉसिबल है। तो एक रेफरल सिस्टम होता है, रेफरल चेन सिस्टम होता है, उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। लेकिन आज की तारीख में बिलासपुर में ऑलमोस्ट 90%, 90-95% फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मुझे कंसर्न भी इस चीज़ों को लेकर के कि मैं अक्सर बिलासपुर के न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, या बिलासपुर ही नहीं, सारे आई थिंक मोस्ट ऑफ द रीजन्स जितने भी हैं जो बैकवर्ड रीजन से खास करके, उनमें अक्सर देखा जाता है कि सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा हावी होता है लोगों के ऊपर। अब फॉर एन एग्जांपल, अभी अगर किसी को सांप काट देता है, किसी बच्चे को ही अगर सांप काट देता है, वो झाड़ फूँक के लिए पहले ले जाते हैं रैदर दैन कि उसको फर्स्ट एड देना या मेडिकल के मतलब कहीं पे हॉस्पिटल ले जाना। ठीक है? तो वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है? देखिए, ये जो सांप के काटने पे झाड़ फूक है या बिच्छू पे के काटने पे झाड़ फूक है, अ, ये बड़े स्मार्ट लोग हैं। हम्म। इन्होंने पैटर्न को स्टडी किया हुआ है। हम्म। 10 में से 9 सांप जहरीले नहीं होते, 10 में से 9 बिच्छू जहरीले नहीं होते। तो अगर आप सांप काटे का या बिच्छू काटे का किसी भी तरीके से इलाज कर रहे हैं, हम्म। तो आप 90% सक्सेस रेट लेके सक्सेस बैठे हैं। रेट है ऑब्वियसली। तो पब्लिक बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है कि अरे वाह, तो ठीक हो बाबा ने गया, सही कर दिया। सही कर दिया। ठीक है, लेकिन वो जो 10% है, वहाँ पे बात फंसती है, वहाँ पे पेच फंसता है। तो झाड़ फूक में क्या, आप किसी को झापड़ मार दीजिए, आप किसी को कुछ सुंघा दीजिए, आप किसी को पानी पिला दीजिए, 90% टाइम्स आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। हम्म। तो इस चीज़ को वो झाड़ फूक वाला आदमी समझता है, और वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करता है। इसीलिए मैंने शुरू से कहा कि इन्फॉर्मेशन, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है पब्लिक के लिए। अगर ये गांव के हर आदमी को पता होगा कि भाई 10 में से 9 सांप जहरीला नहीं है, हम्म। तो उसके पास नहीं जाएगा। या उसको ये पता हो कि भाई इस चीज़ के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं। तो आपके पास भी कुछ ऐसे केसेस आते होंगे जिसमें इनिशियल स्टेज पे उसको फर्स्ट एड नहीं दिया गया, और इस तरह केसेस में बिच्छू काट दिया किसी ने सांप ने डस लिया, तो उसको फिर कैसे आप हैंडल करते हैं उन केसेस को, जब बात बिगड़ चुकी होती है या हाथ से निकल चुकी है बात? आज की तारीख में ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो चुका है कि बहुत सी सिचुएशंस में हम पेशेंट को रिवाइव कर लेते हैं। हम्म। अब स्नेक बाइट में यूजुअली रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है, करायत में या हम्म। कोबरा में। तो ड्यूरिंग शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आजकल देखिए,
108 है, इमरजेंसी में मेडिकल टेक्नीशियंस है, EMTs हैं, तो शिफ्टिंग थोड़ी बेटर हो गई है। पेशेंट का जो शिफ्ट होता है वो बेटर हो गया है, और फैसिलिटीज़ ज़्यादा है एम्बुलेंसेस में। पहले तो कैसे भी चलता था। बिच्छू काटने में जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो फेफड़े में सूजन आना होता है, सांस लेने में दिक्कत है। तो ये कोई बहुत कठिन इलाज नहीं है। मतलब अगर कोबरा ने काटा या करैत ने काटा है, अगर आप टाइम पे पहुंच गए हैं तो 100% रिकवरी है। व्हाट इज़ द एवरेज टाइम आपको लगता है कि होना चाहिए? देखिए, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होने से पहले हॉस्पिटल पेशेंट पहुंच गया, हम्म, या हाइपोक्सिया से ब्रेन डैमेज होने से पहले पेशेंट पहुंच गया, तो 100% रिकवरी है। 100% पेशेंट को बचाया जा सकता है। सर आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल रही है, जैसा कि हम अभी बैक स्टेज में बात भी कर रहे थे आपके बारे में, आपने क्या क्या चीज़ें, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में और आपकी अचीवमेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स को, मतलब मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, महादेव हॉस्पिटल को स्टार्ट करने के बारे में, मोटिवेशन क्या मिला आपको? स्कूलिंग मेरी बिलासपुर से ही हुई है। पुष्पराज स्कूल दयालबंद में हुआ करता था, वहाँ से मैंने 12th किया। उसके बाद MBBS करने के लिए मैं GMC भोपाल गया, वहाँ से MBBS किया। MD मैंने ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद मैं बिलासपुर आया एंड स्टार्टेड माय प्रैक्टिस। तो अ, ऐसा कुछ प्लान तो नहीं था, चीज़ें जैसी आती गई मैंने उस तरह से उसको एक्सेप्ट किया, और थोड़ी सोसाइटी की नेसेसिटी को भी समझा कि लोग क्या चाहते हैं, और बिलासपुर में एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है उसको भी समझने की कोशिश की। और चूँकि अपना शहर था, इस शहर से मेरे को शुरू से लगाव था, तो मुझे लौट के यहीं आना था। चाहे दुनिया के कितने भी रास्ते खुले हों, लौटना यहीं था। तो इससे फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू की। इनिशियली मैंने किलकारी नाम का एक हॉस्पिटल रन किया 2 साल, और पीडियाट्रिक ENT में हमने काम किया। फिर हमको समझ में आया कि यू नीड अदर डिसिप्लिन्स ऑफ मेडिकल साइंस टू गिव अ प्रॉपर ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, क्योंकि पेशेंट कभी ना चैप्टर वाइज नहीं आता। जैसे मेडिकल की बुक में चैप्टर होता है, हार्ट फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर, लीवर फेलियर, तो पेशेंट सिर्फ लीवर फेलियर में नहीं आता है, साथ में रेस्पिरेटरी फेलियर भी लेके आ जाता है, साथ में उसको कहीं पे ट्रॉमा भी हो गया होता है, एक आध हड्डी भी टूटी होती है, कहीं पे चेहरे पे चोट होती है। तो आप जब देखते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है, मैं ये देख सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरे और भी एसोसिएट्स की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल, एक 5 साल के बच्चे को पॉलीट्रॉमा है, तब उसको हेड इंजरी है, न्यूरोसर्जन भी लगना है, हड्डी टूटी है, ऑर्थोपेडिशियन भी लगना है, और चूंकि वो 5 साल का है तो पीडियाट्रिशियन भी लगना है। तो जब हम एक टीम बना के काम करते हैं तो हम एक बेटर रिजल्ट दे पाते हैं। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई, तो हमने एक पेशेंट पे मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया कि भाई मल्टीपल ओपिनियन, जो जिसका स्पेसिफिक पॉइंट है हम उससे बात करें। भाई अगर किसी के ब्लड वेसल्स में इंजरी तो वैस्कुलर सर्जन उसको देखे, अगर किसी के नर्व में इंजरी है तो उसको न्यूरोसर्जन देखे। तो जब हम इस तरह से एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं टीम बना के, टीम में काम करना, तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ICU में फिजिशियन और पीडियाट्रिशियन की हो जाती है कि उसको मेंटेन करके चले, और जो स्पेसिफिक ब्रांचेस के डॉक्टर्स हैं वो अपने अपने पार्ट को कवर करके उसको ठीक करें, पर उस पेशेंट को ICU मेंटेन करना फिजिशियन की या इंटेंसिविस्ट की या पीडियाट्रिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो एक सर हम लोग ने एक ट्रेंड देख रहे हैं अभी, मतलब ट्रेंड मतलब क्या, ये तो ऑब्वियसली बात है, सब लोगों ने अडेप्ट कर लिया है कि ट्रेडिशनल स्टडीज़ और डिजिटल स्टडीज़। अभी ज़्यादातर स्कूलों ने अपने जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बना लिए हैं, लोग टैबलेट से पढ़ाई कर रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड्स आ गई हैं, घरों में भी बच्चे अब जिद करते हैं कि हमें लैपटॉप से पढ़ना है, और वो ट्रेडिशनल स्टडीज़ जो हम किया करते थे वो सिर्फ बुक्स थे और कुछ भी नहीं था। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं ब्रेन डेवलपमेंट में अफेक्ट आएगा, क्योंकि हम जा रहे हैं ब्रेन डेवलप करने के लिए, हम पढ़ने जा रहे हैं, उल्टा हमारा वो नुकसान तो नहीं कहीं कर रहा है ये? देखिए, इवोल्यूशन तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बेहतर होगी, इस पे कहीं पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये फैक्ट है ना। अगर किसी को लगता है कि पिछली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी से बेहतर थी, तो आई एम सॉरी टू से दैट ऐसा नहीं है। अब बात करें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की और बुक्स की। डिजिटल प्लेटफॉर्म इज़ टाइम सेविंग, आपका बहुत समय बचाता है। आज अगर मुझे एक बुक पढ़नी है तो मुझे वो बुक ढूंढनी है, फिर उस बुक में रेफरेंसेस लेके उस टॉपिक तक जाना है, और मैं जो देखना चाह रहा हूँ वो वहाँ पे मुझे मिल रहा है कि नहीं। तो हो सकता है एक टॉपिक को मुझे बुक्स के थ्रू जाने में 3 दिन लग जाए,
बट लेकिन ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी तो रिड्यूस कर देता है ना, मतलब जो बच्चों की स्ट्रगलिंग हैबिट होती है वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर देती है। मतलब आप इजी एक्सेस हो चुका, आपने सिर्फ एक बार टाइप किया, एक कमांड दिया और आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। बिल्कुल तो सही बात है, लेकिन आज हम्म की तारीख में आप बैलगाड़ी चलाएंगे, कार चलाएंगे? हम्म आप कार ही चलाएंगे ना। तो जब कार का ज़माना है तो कार चलानी पड़ेगी, आप बैलगाड़ी में नहीं चल सकते। हम्म, मैं बैलगाड़ी ना चलाना भूल जाऊँ कह के आप एक आउटडेटेड चीज़ को फॉलो करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। समय के हिसाब से बदलना बहुत ज़रूरी है ना? ये ज़रूर है कि हाँ, रीजनिंग एबिलिटीज़ कम हो सकती हैं क्योंकि आपको पका-पकाया आंसर मिल हाँ, जाता मतलब है। एग्जैक्टली वही पॉइंट बोलना चाह रहा था कि रीजनिंग एबिलिटीज़ कम हो रही है, लोगों के एनालिटिक स्किल्स कम हो रहे नहीं, हैं। देखिए, जहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे नहीं लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है। हम्म वो आपको खुद ही करना पड़ेगा फार्मूला अप्लाई करके, या मैथ अलजेब्रा का कोई इक्वेशन है आपको सॉल्व करना है, तो हम्म आपको कंप्यूटर उस पे कैसे हेल्प करेगा? वो तो आपको खुद करना है। हम्म वो तो आपको गाइड में भी मिल जाएगा सॉल्व किया हुआ, वो आपको कंप्यूटर में मिल जाएगा सॉल्व किया हुआ, पर वो आपको एक्चुअली करना है ना? आपको कंप्यूटर ये नहीं, आप कितने बार कंप्यूटर को खोल के देखेंगे कि 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12? ये कुछ चीज़ें तो आपकी बेसिक रहेंगी ही। एग्जैक्टली। बट क्या होता है कि जब आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो टू द पॉइंट आंसर्स मिलते हैं। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर फील्ड में अप्लाई होगी, हम्म और हमको उसको यूज़ करना सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। हर जनरेशन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करती, है ना? जब कंप्यूटर आया, लोगों को लगा कंप्यूटर दिक्कत कर देगा, क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं। हम्म तो समय के साथ जो है ना, चेंजेस को हर जनरेशन रेजिस्ट करती है कि इससे ये नुकसान हो जाएगा, उससे वो नुकसान हो जाएगा। तो लोग ये बोलते हैं अक्सर कि माँ हाँ, बाप बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं हाँ, और दादा दादी खास करके घरों में हाँ। कि भाई पहले वाला ज़माना अच्छा था हमारा। मैं तो कह रहा हूँ ना, हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि कि हर आदमी को अपना समय ही अच्छा लगता है। हम्म लेकिन आप मुझे बताइए, दिन में 12 घंटे बिजली नहीं है और अभी बिजली है, क्या ज़्यादा अच्छा है? तो लोग अक्सर रेजिस्ट करते हैं चेंजेस को। ऑब्वियसली हम्म लोग रेजिस्ट करते हैं चेंजेस को, बट चेंज तो एक ट्रूथ है। मतलब चेंज तो होना ही है ना, और उसके हिसाब से एडजस्ट करें। हम कैसे उस चीज़ को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, हम इस पे वर्कअप करें। हर चीज़ का सही और गलत उपयोग हो सकता है। बिल्कुल। बंदूक किसी को गार्ड करने के लिए भी काम आ सकती है, किसी को मारने के लिए भी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। हम्म तो ये इंडिविजुअल व्यक्ति पे है कि उसको कैसे यूज़ ऐसे- करने वाला है। तो सर एक हम लोग अब क्विक फायर राउंड करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ पे मैं आपसे कुछ आपकी फील्ड से रिलेटेड कुछ हाँ, हाँ, क्वेश्चंस हाँ, हाँ। करूँगा। हाँ, हाँ। ठीक है। तो जंक फूड ओकेजनली सही है या रेगुलर सही है? ओकेजनली इट्स ओके। ओकेजनली इट्स ओके। स्क्रीन टाइम पर डे आइडियल क्या होता है? नो आइडियल स्क्रीन टाइम, एज़ पर द नेसेसिटी, एज़ पर द प्रोडक्टिविटी। मिल्क ज़रूरी है या ऑप्शनल? ऑप्शनल। बेस्ट फिजिकल एक्टिविटी फॉर किड्स? ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें फिजिकल एक्टिविटी के साथ मेंटल एप्लीकेशन भी हो, टीम वर्क हो, तो ज़्यादा अच्छा है। एंड एक हैबिट जो हर पेरेंट्स को चेंज करनी चाहिए या डेली बेसिस पे इंक्लूड करनी चाहिए? अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल एंड, एंड आई होप कि इस पॉडकास्ट की वजह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही इंसाइटफुल पॉडकास्ट आपके लिए आगे भी लाते रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।